गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ की यूनिट 1। आज हम जानेंगे कि मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कौन मुस्लिम होता है और मुस्लिम लॉ करता क्या है। तो दोस्तों, जो मुस्लिम लॉ होता है ना, ये रिलीजियस लॉ होता है और ये गवर्न करता है पर्सनल लॉ के रिलेटिंग सारे मामलों को, जैसे कि हो गया हमारा मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, वर्क, मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें हमें मुस्लिम लॉ में दी हुई है कि हम इन तरीकों को, इन मैटर्स को किन तरीकों से हैंडल करेंगे और हम इससे कैसे डील करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले हम ये जानते हैं कि हु इज मुस्लिम। अच्छा, जो अल्लाह में बिलीव करे, जो वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करे, वो मुस्लिम होता है। और वो क्या, उसने क्या करना चाहिए, सबमिशन टू विल ऑफ गॉड। जो गॉड की इच्छा है उसमें वो अपना सबमिशन कर दे, तो वो भी एक मुस्लिम होता है। वो, उसका मानना होना चाहिए कि वो पीस, प्योरिटी, सैल्यूटेशन, ओबीडियंस में अपना बिलीव रखे, तो वो एक मुस्लिम होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारी आइडियलिस्टिक बातें हो गई, हम अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम होने के 3 प्रकार होते हैं जो हमें मुस्लिम लॉ में दिए हुए हैं। तो पहला होता है कि यदि कोई पर्सन ऐसी फैमिली में जन्म ले जिसके अंदर उसके जो माता जी और जो पिताजी है उन दोनों का धर्म क्या हो, मुस्लिम हो, तो वो एक मुस्लिम होता है। पर उसकी अपब्रिंगिंग कैसी भी हो, वह एक मुसलमान ही कहलाएगा। अच्छा, दूसरा दूसरा ये कि एक जो पर्सन है वो क्या है, वो हिंदू है और जो उसके दूसरे स्पाउस है वो मुस्लिम है। अब उनसे जो संतान की प्राप्ति होती है, उसकी अपब्रिंगिंग जिसके तरह होगी, उसका रिलीजन भी क्या होगा, वही होगा। ये हो गए पहला। अब हम दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, बाय कन्वर्जन। यदि कोई मुस्लिम नहीं है तो हमें उसे मुस्लिम बनाना है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कन्वर्जन के लिए है ना, हमको 3 एसेंशियल है हमारे पास। पहला, तो हम जिसका कन्वर्जन कर रहे हैं उसे क्या होना चाहिए, उसे मेजर होना चाहिए, उसका अपने दिमाग पे सही से, मतलब वो रीजनेबल जजमेंट कर ले चीज़ों पे, तो वो साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इमाम साहब के पास ले जाके कलमा पढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ उसे एक मुस्लिम नाम भी देना पड़ेगा। और वो जो पर्सन है वो वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करे और साथ ही साथ जो हमारा प्रोफेटिक कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद है उसमें भी वो अपना विश्वास रखे, तो वह एक मुस्लिम कहलाएगा। अब दोस्तों, तीसरी चीज क्या कहती है, हु इज नॉट अ। जो आदमी हिंदू नहीं है, ज्यूस नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है, बुद्ध नहीं है, जैन नहीं है, वो क्या है, वो मुस्लिम है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से अपना नाता नहीं रखता, ज्यूस धर्म से अपना नाता नहीं रखता, क्रिश्चियनिटी से अपना कोई दूर दूर तक लेना देना वो रखता नहीं है, वो अपने आप को सिख में नहीं मानता है, अपने आप को बौद्ध में नहीं मानता है, अपने आप को जैन भी नहीं मानता है, तो वो क्या होगा, तो वो मुस्लिम होगा। ये डेफिनेशन हमें हिंदू लॉ में भी दी हुई है, हु इज अ हिंदू करके। तो ये है ना, सारी चीजें सेम है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। दोस्तों, मुस्लिम लॉ के मेनली हमें 3 सोर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है एशियंट सोर्स, दूसरा होता है मॉडर्न सोर्स और तीसरा होता है कस्टमरी। एशियंट सोर्स को दोस्तों हमने 4 चीजों में बांटा है। एक होता है कुरान, दूसरा होता है सुन्ना, तीसरा होता है कियास और चौथा होता है इजमा। कुरान का मतलब होता है वर्ड ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान ने अपने शब्द बोले हैं वो क्या है, कुरान है। सुनना, एक्शन ऑफ प्रॉफिट। अब भैया, उन चीजों को सुन के जो प्रॉफिट के एक्शन थे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सुनना बोलते हैं। तीसरा, कियास, लीगल डिडक्शन। लीगल डिडक्शन का मतलब होता है दोस्तों अपना अनुमान लगाना। यदि कोई भी चीज हुई है तो उसमें हम अपना अनुमान लगाए कि यार ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ, तो वो लीगल डिडक्शन आएगा। तो कियास को भी हमने सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना है। चौथा, इजमा, ओपिनियन ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट। उस समय में जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट होते थे उनके जो ओपिनियन थे, उनके जो अनुमान थे, उन्हें हमने किस में डाल दिया, इजमा में डाल दिया। तो इसे भी हमने एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कंसिडर करा है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडर्न सोर्स की तरफ। मॉडर्न सोर्स के अंदर मेनली 5 चीजें आती है, इस्तीहसन, इस्तीसलाह, इजतेदार और तकलीद और फतवा। इस्तीहसन का मतलब होता है ज्यूरिस्ट प्रेफरेंस। ज्यूरिस्ट क्या होता है दोस्तों, जो जजेस होते हैं उसकी जो प्रेफरेंसेस हो उसे हम क्या कहते हैं, ज्यूरिस्ट प्रेफरेंस। इस्तीसलाह का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट। हम लोगों वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी पब्लिक है उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों की किस में डाला है, इस्तीसलाह में डाला है। इज्जतदार, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ।
इज्तेदार का मतलब होता है हम कोई भी कानून की किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसे कैसे समझते हैं, तो इसे हमने डाल दिया इज्तेदार में। तो इसको क्या कहेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तकलीद के अंदर दोस्तों लॉ ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रीवियस मैटर्स पर जो हमारे मुस्लिम ज्यूरिस्ट थे और जो भी जज वगैरह थे उन लोगों ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो वो जो प्रेसिडेंट है उन सबको हम किस में देखते हैं, तकलीद में देख लेते हैं। तो उससे हम नए मैटर्स के अंदर एक अनुमान लगा लेते हैं कि यार इस चीज में हमें क्या करना है। हमारा लास्ट होता है फतवा। फतवे का मीनिंग होता है दोस्तों जब कोई मुस्लिम ज्यूरिस्ट अपना कोई भी डिसीजन दे दे तो हम उसे क्या कहते हैं, फतवा कहते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं कस्टमरी के बारे में। कस्टमरी मेनली 5 चीजों को मिलके बनती है। यदि कोई भी कस्टम है तो उसे क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिलिटी में होना चाहिए, उसे रीजनेबल होना चाहिए, उसे सर्टन होना चाहिए, साथ ही साथ एशियंट इमॉर्टल भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यदि कोई प्रथा है तो प्रथा को होने के लिए क्या जरूरी है, उसका कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, उसका सर्टन होना जरूरी है, यूनिफॉर्मिलिटी जरूरी है, उसका रीजनेबल होना जरूरी है, और वो प्राचीन काल से चली आना उसका जरूरी है। यदि वो बीच में 2-1 साल रुक जाती है तो भैया प्रथा खंडित हो गई। यदि प्रथा खंडित हो गई है तो अब तो भैया प्रथा खत्म ही हो गई ना। तो हमारे को यदि कोई भी कस्टम फॉलो करना है तो यदि वो वैलिड कस्टम है तो फॉर बी अ वैलिड कस्टम दे हैव टू फॉलो दिस एसेंशियल्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। दोस्तों हमारे पास हम जब मॉडर्न सोर्स की बात करते, मॉडर्न स्कूल की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली 2 स्कूल्स आती है। एक होता है सुन्नी स्कूल, एक होता है शिया स्कूल। सुन्नी जो होते हैं वो अल्लाह और प्रॉफिट में बिलीव करते हैं, और जो शिया होते हैं वो अल्लाह और जो हमारे अली थे उनमें बिलीव करते हैं। अच्छा, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद क्या होता है ना कि 2 बड़े आते हैं, 2 अलग अलग पार्टी बन जाती है, टीम ए टीम बी। टीम ए क्या बोलती है कि भैया हम जो प्रॉफिट साहब है ना इनमें बिलीव नहीं करेंगे, और टीम बी क्या कहती है, बोले हम तो इनमें बिलीव करेंगे और अल्लाह में बिलीव करेंगे। तो जो टीम ए थी वो किस में बिलीव करती है, जो हमारे मोहम्मद साहब के दामाद थे अली उनमें बिलीव करती है। तो भैया ये दोनों अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। पहला ग्रुप क्या था, सुन्नी। दूसरा ग्रुप क्या था, शिया। अब हम जब सुन्नी स्कूल की बात करते हैं तो इसकी 4 स्कूल निकलती है। एक होता है हनाफी स्कूल, एक होता है मलिकी स्कूल, एक होता है शफी स्कूल, और लास्ट होता है हनबल स्कूल। अच्छा, हमें याद करने वाली चीज क्या है, इनको इनको नाम किसने दिया, ये स्कूल चलाता कौन था और ये आइडिया किसका था। तो देखो, जो हनाफी स्कूल था ना ये अबू हनीफा ने चालू करा था। मलिकी स्कूल मलिक इब्न अनस ने चालू करा था। और शफी स्कूल मोहम्मद इब्न इदरिस इस शफी ने चालू करा था। हनबल स्कूल अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हनबल ने चालू करा। दोस्तों देखो नाम बड़े ना टिपिकल है, तो हमको इन्हें याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो शिया स्कूल है, शिया स्कूल के 3 ब्रांचेस निकलती है। एक होता है इतना अशारिया स्कूल, एक होता है इस्माइलियस स्कूल, और तीसरा होता है जैदिया स्कूल। दोस्तों इन तीनों स्कूल की है ना खासियत है, हम वो खासियत अभी आगे देखते हैं। अब जो हमारे इतना अशारिया स्कूल है ये क्या बोलती है, द पीपल हु फॉलो द इतना अशारिया बिलीव दैट द लास्ट ऑफ द इमाम्स डिसअपियर एंड टू बी रिटर्निंग मसीहा। जो जो इतना अशारिया स्कूल के लोग बिलीव करते हैं ना, वो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे लास्ट जो हमारे ये थे क्या, believe that the last imam disappear and to be returning as imam। जब लास्ट इमाम डिसअपियर हो गए तो वो वापस लौट के कैसे आए, मसीहा की तरह लौट के आए वो। और जो इस्माइलिया स्कूल के लोग थे ये इंडिया के अंदर 2 ग्रुप में पाए जाते हैं, एक होता है खोजा, एक होता है बौरास। अच्छा, ये किसको फॉलो करती है, जो प्रेजेंट में आगा खान है ना ये इनको फॉलो करते हैं। और जो जैदिया स्कूल है, फॉलोवर वाज नॉन फॉर देयर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। जो जैदिया स्कूल के लोग थे इनके फॉलोवर किसके लिए जाने जाते थे, वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे उस समय। अच्छा, और मैक्सिमम फॉलोवर इसके कहाँ मिलेंगे हमको, साउथ अरेबिया में इसके हमें मैक्सिमम फॉलोवर्स वहीं पे मिलते हैं, साउथ अरेबिया साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुस्लिम लॉ के फीचर्स क्या है, ये डिवाइन ओरिजिन है, पर्सनल लॉ ये चलाता है, इसके अंदर सारी चीजें दी हुई है कि पर्सनल लॉ कैसे रूल करेंगे, हम यदि कोई इनहेरिटेंस का मामला है तो उसे कैसे देखेंगे,
कोई मैरिज का मामला है तो उसे कैसे देखेंगे, कोई यदि डिवोर्स लेना चाहता है तो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। अच्छा, नो सेपरेशन बिटवीन लॉ एंड रिलीजन। मुस्लिम लॉ क्या कहता है भैया, रिलीजियन और लॉ के अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब एकदम हम एंडिंग की ओर आ गए। यूनिट 1 के लिए हमें इतना मोर देन इनफ है, और हम इसका कंक्लूजन भी पढ़ लेते हैं। मुस्लिम लॉ इज डीपली रूटेड इन रिलीजियन एंड ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग इट्स सोर्स इज अ क्रूशियल फॉर अ लीगल इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, जो हमारा मुस्लिम लॉ है ना, ये इसकी रूटेड, जो इसकी जो जड़ें है वो रिलीजन के अंदर बहुत ही अंदर तक गई हुई है। यदि हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो हम मुस्लिम रिलीजन भी पढ़ लेते हैं दोस्तों साथ ही साथ। और ये मुस्लिम लॉ के अंदर वो सारी चीजें हैं जो उसकी रिलीजन में दी हुई है, ताकि उनके रिलीजन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ जो उसका ट्रेडिशन है, अंडरस्टैंडिंग इट्स सोर्स एंड क्रूशियल फॉर लीगल इंटरप्रिटेशन, हम साथ ही साथ उसका सोर्स भी जान पाए और हमारे लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए भी एक ये बहुत ही क्रूशियल रोल रखता है। चलिए दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस। चलिए मिलते हैं।